सो हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 7। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आप आगे आने वाले एपिसोड्स को मिस ना कर दो। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिस्टर गुनी जिनवू से मिलते हैं और उसे वो एक नया करियर ऑफर करते हैं। आगे वो कहते हैं कि हंटर्स हमारी सिटी को बीस्ट से प्रोटेक्ट करती है, ये काम गवर्नमेंट नहीं करती। हंटर्स हमारी देश के बैकबोन जैसे हैं और जो उन्हें संभालते हैं और कंट्रोल करते हैं वो है हंटर्स एसोसिएशन, और मैं तुम्हें उनमें से एक बनाना चाहता हूँ। जिनवू समझ जाते हैं कि गोगुनी उसे पावर देना चाहते हैं। जिनवू उनसे पूछता है कि आप मुझे रिक्रूट करने के लिए इतना आगे तक क्यों जा रहे हो। मिस्टर गुनी उससे बोलते हैं कि तुमने तो 5 बड़े गिल्ड्स के बारे में सुना ही होगा। अब इन सारे गिल्ड्स ने उनकी पावर को बैलेंस करके रखा है और अगर तुम इनमें से किसी गिल्ड में ज्वाइन होगे तो पावर का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। गवर्नमेंट अथॉरिटी अकेले हंटर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती और ना ही वो नियमों को तोड़ सकते हैं, इसीलिए हंटर्स एसोसिएशन वाले आए थे। जिनवू उनकी बात को समझ जाता है और वो सोचता है कि इस दुनिया में सिर्फ मैजिक बीस्ट ही नहीं बल्कि हंटर्स भी मॉन्स्टर्स हैं। मिस्टर गुनी उससे बोलते हैं तो तुम बताओ तुमने क्या सोचा है। जिनवू इसके बारे में सोचना शुरू हो जाता है कि ये कोई बुरा ऑफर नहीं है और मिस्टर गो के सपोर्ट से कोई भी नॉर्मल इंसान बहुत जल्दी से सक्सेसफुल हो सकता है। इनकी पावर सिर्फ एसोसिएशन की तरफ ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट, नेशनल असेंबली और प्रेस में भी है। ये कोई मामूली इंसान नहीं है और ये काफी स्किल्ड भी हैं। मैं उनके सामने खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश तो कर रहा हूँ पर मैं जानता हूँ कि मैं उनके लेवल का ही हूँ या फिर शायद उनसे स्ट्रॉन्ग भी नहीं। शायद ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मिस्टर गो भी अपने मन में सोच रहे थे कि हंटर एसोसिएशन बाकी हर गिल्ड से अलग है। बाकियों के लिए वो ऑपोजिट्स जैसे हैं और देश को एसोसिएशन की जरूरत है। मेरी जिंदगी अब ज्यादा नहीं है तो मुझे एक सक्सेसर चाहिए, लेकिन जिनवू उन्हें मना कर देता है और मिस्टर गो ये सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि जिनवू को शायद सिर्फ पैसे चाहिए पर जिनवू उन्हें कहता है कि मैं बस फाइट करना चाहता हूँ। ये सुनकर मिस्टर गो शॉक्ड हो जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मैजिक बीस्ट से लड़ना चाहते हो, और जिनवू कहता है हाँ। फिर वो मन में सोचता है कि एसोसिएशन भी डंजन में रेड करते हैं पर वो भी ज्यादातर डी या ई रैंक के, वो भी तब जब दूसरे गिल्ड दिक्कत ना दें। अगर मैं एसोसिएशन को ज्वाइन करूंगा तो फिर मैं अपना लेवल अप नहीं कर पाऊंगा। वो मिस्टर गो को कहता है कि मैं डंजन के लिए बना हूँ। ये सुनकर मिस्टर गो फिर से हैरान हो जाते हैं। मिस्टर गो अपने मन में बोलते हैं कि मुझे तो इस बात पे यकीन नहीं हो रहा पर उसकी आंखें देखो वो कितना सीरियस है, और ये सुनकर मिस्टर गो का दिल काफी जोर से धड़कना शुरू हो जाता है। वो अपने मन में कहते हैं कि मुझे तो ये याद ही नहीं लास्ट टाइम मैंने ऐसा कब फील किया था। आगे जिनवू ने कहता है कि मेरी छोटी बहन घर पे अकेली है तो अब मुझे जाना चाहिए। फिर मिस्टर गो से कहते हैं कि अपना वक्त देने के लिए थैंक यू। जाते हुए जिनवू जिनचुल से कहता है कि आपके परखने की स्ट्रेटेजी काफी अच्छी है। वो मैं नहीं था जिसने डबल डंजन के अंदर उस बीस्ट को हराया था। जिनचुल ये सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है फिर आखिर ये किसने किया था। आगे मिस्टर गो जिनचुल से कहते हैं कि तुम्हें तो याद ही है जब हीलिंग मैजिक और हीलर्स को पहली दफा ढूंढा गया था। मुझे लगा था कि मैं अपने बूढ़े शरीर को फिर से जवान कर सकता हूँ पर ये बस एक झूठी उम्मीद थी। इवन एक सबसे पावरफुल हीलिंग स्पेल भी मेरी एज को रिवर्स नहीं कर पाया। मेजर गिल्ड्स नए हंटर्स को रिक्रूट करते रहेंगे। वो पहले से ही मिलिट्री की तरह स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई दूसरे एसोसिएशन की पावर कम होगी तो वो उसे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिनचुल कहता है पर आप तो एसोसिएशन के लीडर हैं सर। मिस्टर गो कहते हैं कि हाँ, मैं हमेशा से सोचता था कि मुझे पावर में रहना चाहिए ताकि मैं एसोसिएशन को ठीक ठाक रख पाऊँ, लेकिन मैं गलत था। मिस्टर गो जिनवू की बातों को मन में याद करते हुए सोचते हैं कि हंटर्स को डंजन के लिए ही होना चाहिए। फिर हमें डोंगसू की लड़ाई दिखाई जाती है जहाँ पे जिनवू के पापा ने उसे एक ही वार में काफी जख्मी कर दिया था। फिर हमें डोंगसू को दिखाते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी होती है। वो जाग जाता है और कहता है तो ये सच में सपना नहीं था। वहाँ डेप्यूटी डायरेक्टर उससे मिलने आया था और वो कहता है कि आप मुझ जैसे लूजर से क्यों मिलने आए हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ के निकल जाइए। डेप्यूटी डायरेक्टर डोंगसू से कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ पूछना था। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि संगवान एक बीस्ट था। डोंगसू कहता है कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने किसी ह्यूमन पे अटैक किया। डेप्यूटी डायरेक्टर उस दिन जो हुआ था उसका फुटेज उसे दिखाते हैं जिसमें संगवान एक ह्यूमन को बचा रहे होते हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर उससे बोलते हैं कि मैंने ऐसा बीस्ट आज तक नहीं देखा जो कि ह्यूमन को प्रोटेक्ट करना चाहता हो। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ये इंसान एक बीस्ट है। डोंगसू ने कहता है तो क्या आपने कभी ये सुना है कि कोई इंसान ऐसे गेट से बाहर आया हो, वो सच में बीस्ट ही है। तो डेप्यूटी डायरेक्टर उससे बोलते हैं कि तुम जब ठीक हो जाओगे तो ऑफिस में आ जाना, तुम्हें कुछ फॉर्म भरने हैं। डोंगसू ने पूछता है कि संगवान का क्या हुआ। डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं कि वो फाइट के बाद गायब हो गया। ब्यूरो वाले उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पर मुझे नहीं लगता हम उस बीस्ट को पकड़ सकते हैं। वो इतना स्ट्रॉन्ग है जिसने तुमको हराया। ये सुनकर डोंगसू को बहुत ज्यादा
ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ये मेरी बहुत बुरी हार थी। फिर डोंगसू को याद आता है कि संगवान उसको एक वार्निंग देता होता है। वो उससे कहता है कि कोरिया में कदम तक मत रखना, ये मैं अपनी बेटी की खातिर नहीं तुम्हारी खातिर ही बोल रहा हूँ। अगर तुम मेरी बात ये नहीं मानोगे तो तुम्हें मरने के बाद भी शांति नहीं नसीब होने दूंगा। डोंगसू फिर गुस्से में बोलता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे धमकाने की। मुझे पहले से ही पता है कि वो कहाँ जाने वाला है, पर उसका पीछा करने से पहले मुझे कुछ चीजें चाहिए होंगी। मुझे सबसे पहले गिल्ड को कांटेक्ट करना होगा ताकि मैं वहाँ से कुछ आर्टिफैक्ट्स ले लूँ। उसके बाद मुझे उसका पीछा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डोंगसू फिर गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मैं जैसे ही रिकवर होऊंगा सबसे पहले उसको खत्म करूंगा। आगे हमें हंटर ऑक्शन मार्केट को दिखाते हैं। ये एक ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट है जहाँ पे हंटर्स अपने वेपन्स को बेचने के लिए रख देते हैं या फिर ऑक्शन के लिए। कोरिया के हजारों हंटर्स यहाँ पे अपने आइटम्स को सेल कर सकते हैं या फिर ट्रेड कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के इक्विपमेंट हंटर्स के काफी ज्यादा काम आते हैं और वो डंजन में उनकी जान तक बचा लेते हैं। डी या ई रैंक के हंटर ज्यादातर कुछ खरीद नहीं पाते क्योंकि वो हाई रैंक हंटर की तरह ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते। लेकिन अगर वो हाई स्ट्राइक टीम के साथ डंजन में जाते हैं तो उन्हें जो वेपन्स चाहिए होते हैं उन्हें वो चलाने का मौका मिल जाता है। जिन्वो कंप्यूटर पर हथियार ढूंढ रहा था लेकिन वो काफी ज्यादा महंगे थे। जिन्वो कहता है कि मुझे तो लगा था मैंने अपनी अच्छी खासी सेविंग की है लेकिन अब मुझे लग रहा है मैं इनको अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर जिन्वो सोचता है कि उसे डीमन कैसल के ऊपर वाले लेवल पे पक्का वो वाले मॉन्स्टर्स मिलेंगे जो कि आग का यूज करते होंगे, साथ ही उधर हर जगह पे आग भरी होगी। तो जिन्वो को उससे बचने के लिए कोई चीज चाहिए थी। फिर जिन्वो सोचता है कि क्या मुझे शॉप से कुछ लेना चाहिए। फिर वो कहता है कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि मेरे काम आएगी। मुझे मेरे काम के आर्टिफैक्ट को पाने के लिए अब एक ही रास्ता बचा है, मुझे ये ऑर्ब ऑफ एवराइज को बेचना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैं लकी हूँ कि मेरे पास ऐसा कुछ है जो कि सेल करने के लायक है। बेस्ट आर्टिफैक्ट भी तुम्हारी स्ट्रेंथ को 20 या 30 से बढ़ाता है। ये ऑर्ब तो मैजिक को सीधा डबल ही कर देता है और मुझे यकीन है कि ये अच्छे दाम में बिकेगा। फिर जिन्वो मन में सोचता है कि मुझे इसे ब्लैक मार्केट में रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये कोई इलीगल आइटम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये मेरे पास कैसे आया। जब लोगों को पता लगेगा कि एक ई रैंक हंटर के पास इतना पावरफुल आर्टिफैक्ट है तो वो पक्का बातें करेंगे और मेरा एस रैंक का लाइसेंस आने में भी अभी टाइम है। अगर मेरा ए रैंक गेट में जाने का कोई रिकॉर्ड होता तो इससे थोड़ा शक कम हो जाता, पर अभी भी मैं एक ई रैंक का हंटर ही हूँ तो कोई भी मुझे अभी हाई रैंक की टीम में नहीं लेगा। तभी जिन्वो देखता है कि कोई लो रैंक हंटर के लिए देख रहा है। आगे हम देखते हैं कि जिनचुल मिस्टर गो को जिन्वो की फाइल देता है। उसकी फोटो देख के मिस्टर गो बोलते हैं कि क्या इसकी फोटो ये 4 साल पुरानी है, ये तो काफी यंग दिख रहा है। जिनचुल फिर आगे उन्हें बताता है कि जिन्वो को ई रैंक हंटर्स में भी सबसे ज्यादा कमजोर माना जाता था। इस फाइल में उसके 4 साल का रिकॉर्ड है और मिस्टर गो वो चेक करके कहते हैं कि ये तो ऐसी जगहों पे गया है जहाँ पे इसके बचने के चांसेस काफी कम थे, ये तो सुसाइड करने के बराबर है या फिर ये कोई फॉल्स रैंकर है। जिनचुल उन्हें कहता है कि ये जिन लोगों के साथ रेड्स पे गया है उससे अगर देखा जाए तो ये कोई फॉल्स रैंकर नहीं है। मिस्टर गो कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि इसकी एस रैंक अवेकनिंग काफी देर पहले की ही हो गई हो। जिनचुल कहता अगर ऐसा होता तो ये अपने साथियों को डबल डंजन में मरने के लिए नहीं छोड़ता। ये कहते हुए उसे वो बात याद आती है जहाँ पे जिन्वो ने उसे कहा था कि उसने डबल डंजन वाले बीस्ट को नहीं मारा था। मिस्टर गो कहते हैं कि उसे लगातार कितने सारे घाव लगने के बाद भी वो डंजन्स में जाता रहा। जिनचुल उन्हें कहता है कि वो इसे छोड़ नहीं पा रहा था क्योंकि उसको उसकी माँ की हॉस्पिटल की फीस भरनी थी। मिस्टर गो कहते हैं कि आज के दिन में ऐसा कोई हो इसके बहुत कम चांसेस हैं। उसके पापा के गायब होने के बाद भी वो अपनी माँ और छोटी बहन का ख्याल रख रहा है। फिर जिनचुल कहता है कि मिस्टर गो मुझे अभी अभी पता लगा है कि जिन्वो ने एक रेड टीम ज्वाइन की है। मिस्टर गो कहते हैं क्या अभी से, और जिनचुल कहता है हाँ, और वो हंटर गिल्ड का पार्ट है। ये सुनकर मिस्टर गो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या उसने अभी तक बस बड़ी बड़ी बातें ही की हैं, वो जरूर हंटर गिल्ड के ज्यादा पेमेंट देने के लालच में आ गया होगा। और फिर जिनचुल कहता है जहाँ तक मुझे पता लगा है वो एक माइनिंग टीम में ज्वाइन हुआ है, ना कि एक स्ट्राइक स्क्वाड में। ये सुनकर मिस्टर गो शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि एक एस रैंक का हंटर वो भी एक माइनिंग टीम में, आखिर वो करना क्या चाहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो माइनिंग टीम का लीडर होता है वो जिन्वो से पूछता है कि क्या तुम एक ई रैंक के हो, और जिन्वो कहता है कि हाँ। वो लीडर फिर पूछता है कि तुम्हें इस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है, और जिन्वो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। फिर वो जिन्वो से लास्ट सवाल पूछता है कि तुम किस क्लास के हो, और जिन्वो उससे कहता है कि मैं एक फाइटर हूँ। लीडर ये सुनकर खुश हो जाता है। आगे वो जिन्वो से कहता है कि तुम्हारे जैसे यहाँ पे काफी सारे हंटर हैं तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमारे जाने की बारी आएगी तो तुम उनके साथ चले जाना, और हाँ अपना हथियार लेना मत भूलना। और जिन्वो कहता है कि ठीक है। आगे हमें बताया जाता है कि जो हाई रैंक के डंजन होते हैं वो काफी ज्यादा बड़े होते हैं और एक अकेली स्ट्राइक स्क्वाड सब कुछ नहीं संभाल सकती, इसीलिए काम को डिवाइड किया जाता है। स्ट्राइक स्क्वाड मैजिक बीस्ट से लड़ती है और जो माइनिंग वाले होते हैं वो
माइन क्रिस्टल्स को काटते हैं और हॉलिंग टीम बीस्ट कॉर्प्स को कलेक्ट करती है। यहाँ पे काफी ज्यादा वर्कर्स होते हैं क्योंकि डंजन में इलेक्ट्रिक मशीन्स काम नहीं करती, इसीलिए पुराने तरीके से काम करना पड़ता है और हर हथियार पे मैजिक लगा हुआ होता है। जिन्वू भी एक मैजिक वाले एक्स को उठा लेता है और वो ए रैंक गेट के अंदर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। और हम देखते हैं कि डंजन के अंदर जोईजोंग की स्क्वाड होती है। जोईजोंग कहता है मैंने जितना सोचा था ये डंजन उससे काफी ज्यादा बड़ा है और यहाँ पे ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए दूसरी टीम का स्केड्यूल जरा बिगड़ जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि उनके सामने काफी बड़े बड़े बीस्ट आ जाते हैं और जोईजोंग अपना फायर मैजिक यूज करके उन सबको खत्म कर देता है। फिर वो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करने वाला होता है, इसलिए वो अपने साथियों को कहता है कि शील्ड लगा लो और उस अटैक की वजह से सबके सब बीस्ट खत्म हो जाते हैं। और फिर वो अपनी टीम को बाहर ले जाता है और वहाँ पे हमें चाहेन को भी देखने को मिलता है और जोईजोंग से बोलता है कि तुम जली हुई स्मेल से थोड़ा बच के रहना क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी नाक थोड़ी सेंसिटिव है। बाहर सब स्ट्राइक स्क्वाड के आने का वेट कर रहे होते हैं और फिर वो बाहर आ जाते हैं। जिन्वू देखता है कि जोईजोंग आ रहा है तो फिर वो अपना मुंह छुपा लेता है। फिर डंजन से दूसरी कमांड की फोर्स भी आ जाती है और साथ ही हंटर गिल्ड की वाइस मास्टर एस रैंक की शाहीन भी आ जाती है। जिन्वू उसे देखकर सोचता है कि इसके जैसी और भी वुमेन दुनिया में होंगी, ये जोईजोंग जितनी ही पावरफुल लग रही है या फिर उससे भी ज्यादा, शायद वो मास्टर गो के लेवल की है। शाहीन भी जिन्वू की तरफ देखती है, उसे एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है जो कि उसे मिस्टर गो के लेवल की लग रही होती है और वो अचानक से गायब हो जाती है। जिन्वू मन में कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि इसके सेंसेस इतने शार्प होंगे। फिर माइनिंग स्क्वाड का लीडर बोलता है कि चलो अब हम सब अंदर चलते हैं, अब हमारी बारी है। फिर वो सब अंदर चले जाते हैं। फिर हमें ए रैंक के डंजन के बारे में कुछ बताया जाता है। ए रैंक का गेट काफी बड़ा होता है। किसी भी गेट की रैंक डंजन के बीस्ट के रैंक के अकॉर्डिंग नहीं होती, वो गेट के माना की वजह से तय की जाती है। इससे ये पता चलता है कि गेट की रैंक दो फैक्टर से तय की जाती है, एक गेट का साइज और दूसरा गेट का माना। अगर गेट में काफी ज्यादा लो रैंक के बीस्ट हो वो भी गेट के माना को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। उनका माना इतना नहीं होता कि वो ए रैंक के गेट में हो, इसीलिए काफी ज्यादा लो रैंक के बीस्ट सिर्फ बी रैंक के गेट में होते हैं। ए रैंक या उससे ऊपर वाले रैंक के गेट में सिर्फ हाई रैंक के बीस्ट ही होते हैं। आगे हम देखते हैं कि जिन्वू गेट के अंदर आ गया था, उसके गेट के अंदर से हवा के झोंके जैसा कुछ फील हो रहा था, लेकिन उसे पता लगता है ये कोई हवा के झोंके नहीं है, ये माना की ऊर्जा है जो कि बॉस से आ रही होती है। टीम के लोग बात कर रहे होते हैं आखिर लीडर ने उस ई रैंक के बंदे को क्यों लिया, आखिर वो कुछ कर भी पाएगा। जिन्वू उनकी बातें सुन लेता है और वो कहता है कि ई रैंक वालों की औकात सबके सामने ऐसी ही है। खैर छोड़ो, मैं तो यहाँ पे बस थोड़े टाइम के लिए ही हूँ। फिर वहाँ पे एक काफी तगड़ा मेंबर आता है और वो जिन्वू को कहता है कि मेरे रास्ते से हटो, ये रास्ता काफी छोटा है, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। तभी जिन्वू उसे रेज वाली आंखों के साथ देखता है और ये देखकर उस बंदे की हालत थोड़ी टाइट हो जाती है। ये देखकर वो डर जाता है। जिन्वू से कहता है कि सॉरी, मुझे माफ करना, तुम यहाँ पे खड़े रह सकते हो, पर जिन्वू वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वो बंदा कहता है कि सच में वो एक ई रैंक का था। फिर हम देखते हैं कि हर कोई अपना अपना काम करना शुरू हो जाता है। फिर हमें पता लगता है कि हाई रैंक गेट के हाई रैंक वाले बीस्ट की लाश भी काफी ज्यादा महंगी होती है। उसके बोन्स, लेदर और मीट, उसके काफी सारे पार्ट्स कहीं ना कहीं यूज किए जाते हैं। जब गेट के अंदर से सारा कीमती सामान निकाल लिया जाता है तब वहाँ पे बॉस को मार दिया जाता है और फिर गेट बंद हो जाता है। माइन टीम का लीडर जिन्वू से कहता है कि तुम ये सब देखकर थोड़ा घबरा रहे होगे क्योंकि तुम पहली दफा ए रैंक के गेट में आए हो। जिन्वू कहता है कि हाँ, मैंने जितना सोचा था यहाँ के बीस्ट उससे ज्यादा बड़े हैं। जिन्वू उनसे कहता है कि स्ट्राइक स्क्वाड तो चले गई है, बेशक उन्होंने सारे बीस्ट को मार दिया है, पर मेन बॉस तो अभी भी जिंदा है। लीडर उसे कहता है कि बॉस को मारने के बाद डंजन का डोर बंद हो जाता है, इसीलिए इसे तब तक नहीं मारा जाता जब तक माइनिंग और हॉलिंग टीम का काम खत्म नहीं हो जाता। जिन्वू उससे पूछता है अगर बॉस अपनी जगह से यहाँ पर आ गया तो फिर वो क्या करेंगे। उसका लीडर कहता है कि ये होने के चांसेस काफी कम है, पर अगर ये हो गया तो डंजन में सारे लोग मर जाएंगे। जिन्वू उन्हें कहता है कि वो ड्रामना बीस्ट तो हमारे पीछे है, कि आपको डर नहीं लग रहा। और लीडर कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं इस माइनिंग गिल्ड के लिए काफी टाइम से काम कर रहा हूँ और ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जिन्वू को उस बॉस के माना की फीलिंग आ रही थी और वो सोचता है कि जोईजोंग और चाहेन इस बीस्ट को मारने वाले हैं। साथ ही वो ए रैंक की टीम से भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो सोचता है कि लो रैंक का होने के बावजूद भी वो काफी अच्छा काम करते हैं, इसीलिए सब लोग सेफली इस रेड को कंप्लीट करते हैं। साथ मिलकर सब लोग एक स्ट्रॉन्ग टीम बन जाते हैं क्योंकि एक साथ वो एक स्ट्रॉन्ग हंटर्स, उनकी स्किल और उनके काफी सालों का नॉलेज उनको स्ट्रॉन्ग बना रहा है। उसके बाद जिन्वू माइनिंग करना शुरू हो जाता है। ये देखकर उसका लीडर और बाकी सारे मेंबर्स भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो ये देखकर बोलते हैं कि ये कोई नो सीखिया तो नहीं लग रहा है, क्या ये सच में कोई ई रैंक का है। फिर उनका लंच का टाइम हो जाता है। वो जिन्वू से पूछते हैं कि क्या तुम नहीं आ रहे। जिन्वू कहता है कि नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ, मैंने यहाँ पे आने से पहले ही खाना खा लिया था। फिर सब लोग चले जाते हैं। फिर जिन्वू कहता है
है फाइनली अब मैं यहाँ पे अकेला हूँ, मैं इस मौके को नहीं गवा सकता, मेरे पास बस 1 घंटा है, मैं बस जाकर देखता हूँ कि आखिर बॉस कैसा है। जिनवू बॉस के रूम में आ जाता है, हालांकि वो बॉस से अभी काफी ज्यादा दूर था, और वो बॉस को देखता है और कहता है ये तो सच में काफी ज्यादा बड़ा है, ये पक्का मीटर से स्ट्रॉन्ग है। फिर जिनवू अपने डैगर को निकालता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं इसको मार सकता हूँ, जबकि मैं वो नहीं हूँ जिसे ये काम करना चाहिए। क्या मुझे फिर भी ये करना चाहिए? अगर मैंने इसको मार दिया तो गेट बंद हो जाएगा और हंटर गिल्ड को इसका काफी ज्यादा नुकसान होगा। पर तभी पीछे से एक आवाज आती है जो कि जिनवू को कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं कौन नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय चिट चैटर्स।